डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस टॉपिक में हम ड्राइव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बाय यूजिंग द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करते हुए हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसको ड्राइव करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो बॉडी को कंसिडर कर लेते हैं। हमने कोई दो बॉडी ले ली ए एंड बी। ए बॉडी का मास m1 ले लिया और बी बॉडी का मास m2 ले लिया। और बिफोर कोलिजन जो बॉडी ए है उसका वेलोसिटी जो है u1 ले लिया और बॉडी बी का u2। और जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए जो है ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, मतलब u1 ग्रेटर देन u2। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर्स, वो आपस में टकराएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन के कारण क्या होगा, जो ए बॉडी जो है बी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी और बी ए के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। बॉडी बी के द्वारा ए के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो हमारे पास आ जाएगी एफ ए बी और इस डायरेक्शन में होगी वो। और बॉडी ए के द्वारा जो बी के ऊपर फोर्स होगी वो इस तरफ होगी और उसको हम लिखेंगे एफ बी ए के साथ। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो ये फोर्स एफ ए बी किसके बराबर होगी, एफ बी ए के बराबर होगी। मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्सेस का वो इक्वल होगा, बट वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे, क्योंकि जो एफ ए बी है इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ गई और जो हमारे पास एफ बी ए है इसकी उसके अपोजिट। तो ये आगे सिचुएशन ड्यूरिंग कोलिजन की, जब वो दोनों कोलाइड में कर जाएंगी आपस में, उन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, तो उसके बाद जो है बॉडी ए और बी इन दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी, वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी। तो हमारे पास जो बॉडी ए जो है आफ्टर कोलिजन मान के चलते हैं वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रही है और जो बॉडी बी है वो वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रही है। ये सिचुएशन होगी हमारे पास। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी of masses m1 and m2 respectively constituting an isolated system. Let the bodies are moving with velocities, initial velocities u1 and u2 respectively along a straight line in the same direction। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। और u1 ग्रेटर देन u2, मतलब जो वेलोसिटी होगी बॉडी ए की वो ग्रेटर देन होगी बी की बजाय। आफ्टर कोलिजन दीज बॉडीज मूव विद द वेलोसिटीज v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कोलिजन के बाद क्या है, वो बॉडी फिर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी और विद वेलोसिटी v1 एंड v2। अभी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। मतलब इसमें टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम में क्या जाएंगे, बॉडी ए और बी। ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा, हम जानते हैं मोमेंटम होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बॉडी ए का मोमेंटम हो जाएगा, इसका मास m1 और वेलोसिटी u1 है, तो मोमेंटम क्या हो गया m1 u1, ठीक है। और बॉडी बी का मोमेंटम हो जाएगा m2 u2। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन किसके हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी बिफोर कोलिजन। जो लीनियर मोमेंटम होगा बॉडी ए का बिफोर कोलिजन वो हमारे पास आ जाएगा m1 u1 वेक्टर प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी m2 u2 वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से
जब इन दोनों में कोलिजन हो गया तो उनकी वेलोसिटी की भी डिफरेंट हो जाएगी, और जो बॉडी का मोमेंटम होगा, दोनों बॉडी का मोमेंटम का सम, वो क्या जाएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का मोमेंट हो जाएगा m1v1, बॉडी बी का m2v2। सो total momentum of the system after collision is equal to linear momentum of body A after collision plus linear momentum of body B after collision। so linear momentum जो होगा body A का after collision हो जाएगा m1v1 plus linear momentum of body B after collision m2v2। this is equation number 2। जैसा कि हम जानते हैं बिफोर कोलिजन बॉडी ए की वेलोसिटी u1 थी, आफ्टर कोलिजन क्या होगी v1। तो इस तरह से जो मोमेंटम है बॉडी ए का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, इन दोनों में डिफरेंस आया, ठीक है। और सो जब हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा आफ्टर कोलिजन, दैट इज m1v1 वेक्टर माइनस m1u1 वेक्टर। मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। उस तरह से बॉडी बी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इन द बॉडी बी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m2v2 वेक्टर माइनस m2u2 वेक्टर। चेंज इन मोमेंटम of body A after collision, this is equal to m1v1 vector minus m1u vector। इसी तरह से चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी B आफ्टर कोलिजन किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू m2v2 वेक्टर माइनस m2u2 vector। During the collision, let the body B exerts a force FAB on body A according to Newton's third law of motion। the body A will exert a force FBA on body B such that FBA is equal to minus FAB। मीन्स ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, बॉडी बी जो है एक्सर्ट करेगी फोर्स FAB ऑन बॉडी ए, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, A will also exert a force FBA on body B such that force FBA is equal to minus force FAB। मतलब जो A B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी बॉडी और B A के ऊपर, तो वो दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। If del t be the time for which the collision takes place, then the impulse of force acting on body A is। अगर मान लेते हैं कि जो कोलिजन हुआ वो कितने टाइम तक हुआ, del t टाइम तक, देन जो इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्ट करेगा किसके ऊपर, बॉडी ए के ऊपर, वो किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू FAB del t। क्योंकि जो इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। जो इम्पल्स होती है किसी और होती है फोर्स अपॉन टाइम। सिमिलरली द इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी B
इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, एफ बी ए डेल टी। सिंस impulse equal to change in momentum, जैसा कि हम जानते हैं इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग फॉर बॉडी ए इम्पल्स हमारे पास आ जाएगा एफ ए बी डेल टी, और चेंज इन मोमेंटम जो आया बॉडी ए का जो आया हमारे पास m1v1 माइनस m1u1 वेक्टर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फॉर बॉडी बी एफ बी ए डेल टी किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी बी, वो आ जाएगा m2v2 माइनस m2u। अभी जो ये वैल्यू है इक्वेशन 4 और 5 की, उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इन इक्वेशन 3। सो यूज इक्वेशन 4 and 5 in equation 3, we get m2v2 vector minus m2u2 vector is equal to minus m1v1 vector minus m1u1 vector। अभी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, m2v2 वेक्टर माइनस m2u2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस m1v1 वेक्टर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m1u1 वेक्टर। अभी जो m2u2 है इसको हम इस साइड लेके चले जाएंगे और m1v1 इस साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 दिस इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सो ये क्या आ गया, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। सो दिस इज मोमेंटम ऑफ bodies before collision equal to momentum of bodies after collision. So which is the law of conservation of momentum. So in this way we can derive the law of conservation of momentum by using Newton's third law of motion. Thank you.